नमस्कार, मैं हूं संजय पुगलिया। हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। आपके टीवी देखने का तरीका जल्दी ही बदलने वाला है। टीवी अब डिजिटल होने वाला है। अगर कोई बड़ी अड़चन सामने ना आई तो 1 जुलाई से देश के 4 बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में डिजिटल टीवी पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा, डिजिटाइजेशन हो जाएगा। लेकिन जब से TRAI ने डिजिटल टीवी के लिए नए कायदों और टैरिफ का ऐलान किया है, तब से एक विवाद भी शुरू हो गया है। नए नियमों में एक प्रावधान है कैरेज फी का, जिस पर ब्रॉडकास्टर्स और खास तौर पर ये न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन NBA उसको काफी ऐतराज है। टेक्नोलॉजी का ये बदलाव कंज्यूमर के हित में है, लेकिन इससे जुड़े हुए जो दूसरे पक्ष हैं यानी सरकार, TRAI, ब्रॉडकास्टर, डिस्ट्रीब्यूटर यानी MSO, LCO और ये दोनों मिलकर के जो एक ग्रुप बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, वो इस बदलाव को लागू करने के लिए कितना एकजुट होंगे, यही हमारी चर्चा का आज सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं MSO अलायंस के प्रेसिडेंट अशोक मनसुखानी, जो हिंदुजा वेंचर्स के डायरेक्टर भी हैं, टाटा स्काई के CEO हरित नागपाल और डिश टीवी के CEO RC वेंकटेश। सबसे पहले मैं मेहमानों का स्वागत करूंगा, समय निकालने के लिए धन्यवाद दूंगा। पहला सवाल मनसुखानी जी आपसे है मेरा, और वो ये कि ये जो ट्राई का जो पूरा पर्चा आया है, इसमें एक ऐतराज़ आया है ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से, और वो ये है कि कैरेज फी जो अपने आप में एक गलत चीज़ थी, उसको लेजिटिमाइज कर दिया गया है। आप क्या कहेंगे? एक तो ये ब्रॉडकास्टर्स ने कभी ऐसे नहीं कहा, कुछ न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स को ज़रूर ऐतराज़ है, और ये गलत वलत कुछ नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट तक ट्राई ने कहा कि कैरेज फी एक तरीके का भरपूर्ति है जो इंफ्रास्ट्रक्चर MSO या केबल ऑपरेटर लगाता है, उसका एक तरीके से इसका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे रिटर्न मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर को, क्योंकि वो इतने हजारों करोड़ खर्च रहा है। और दूसरी बात आपको याद रखना चाहिए कि जब NBA कुछ ऐसी बातें कर रहा है कि कैरेज के खिलाफ है, तो ये नहीं पब्लिक को बताते कि सरकार की हिदायत पे 500 चैनल मिलेंगे जनवरी से और अब 200 चैनल मिलेंगे। तो 500 चैनल जब मिलेंगे और 450 या 470 चैनल के आसपास एक्चुअली मिलते हैं देश में, तो उनको समस्या क्या है, मुझे तो नहीं समझ आया। और दूसरी बात यह है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जब 10 मिलियन कस्टमर्स पहली फेज में ये चैनल्स देख पाएंगे, तो उनका एडवर्टीजमेंट मॉडल तो कायम है, एडवर्टीजमेंट तो वो शेयर नहीं करते, तो कैरेज फी में उनको एतराज क्या है, मुझे तो नहीं समझ आया। जी बिल्कुल। नागपाल साहब, हम लोगों को ये लगता है कि 1 जुलाई से इसको बिल्कुल लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का एक ऐसा नेक्स्ट फेज़ है जो सबके हित में है और इसमें किसी तरह की देर नहीं होनी चाहिए। बहुत दिनों से लंबा ये सिलसिला चला। अभी जब लगता है कि इंडस्ट्री और ज़्यादा तैयारी कर सकती थी, तो सरकार ने थोड़ा देर तो की है, फिर भी क्या आप समझते हैं कि 1 जुलाई से लागू हो जाएगा? बाकायदा हो जाएगा। जितनी भी मैंने बातें, आवाज़ें अब तक सुनी हैं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हो, TRAI हो, वहाँ से एक वर्ड अंग्रेज़ी का बार बार सुनने में आता है, सैक्रोसैंक्ट। और ये मैं लगातार पिछले 6-7 महीने से सुनता आ रहा हूँ कि सैक्रोसैंक्ट है, टस से मस नहीं होगी। हाँ, सैक्रोसैंक्ट सुना गया है बाकायदा बार बार, चाहे कितनी भी डिलेज हुई हैं, इसमें कुछ भी हुआ है, बट टस से मस ना होने का इरादा पक्का लगता है। और जहाँ तक की बात है तैयारी की ऑपरेटर्स की, हम DTH ऑपरेटर्स, एटलीस्ट मैं अपने बारे में कह सकता हूँ और मैं एम श्योर कि बाकी सब लोग भी वैसे ही होंगे, सेट टॉप बॉक्सेस हैं, मैन पावर है, ये सब है, सब मुहैया हमने करवा के रखी हैं इन 4 बड़े शहरों में, ताकि जैसे ही कस्टमर्स का भीड़ आए कि हमको आज सेट टॉप बॉक्स लगाना है, हम तैयार हैं। बिल्कुल। मनसुखानी जी, आपसे ये पूछूंगा कि पूरी तैयारी इंडस्ट्री की है, उधर कोई दिक्कत नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सेट टॉप बॉक्स नहीं है, ऐसी तो कोई समस्या नहीं है अब? बिल्कुल ऐसे नहीं है, क्योंकि पहला फेज जो है वो कैश में लागू हुआ था 2003 और 2006 में। तो ये तो केवल जब कि कुछ हिस्से थे कैश में, अब पूरा शहर आता है डैश में, तो ये तो केवल इंक्रीमेंटल अपग्रेड होता है, एक्स्ट्रा बॉक्सेस लगाने हैं। आई थिंक सबसे बड़ी समस्या बॉक्से की या लॉजिस्टिक्स की नहीं है, ये है कि क्योंकि रेगुलेशंस अब आए हैं 2 दिन पहले, तो ब्रॉडकास्टर्स के साथ डिस्कशन करके जो पैकेजेस बनाने हैं कस्टमर्स के लिए, जिससे उसके लिए अट्रैक्टिव रहे, जो उनको लगे कि हमें पे चैनल भी लेने चाहिए बेसिक टियर के साथ साथ, इसकी कार्रवाई पे अब थोड़ी अर्जेंसी आती है, कुछ काम जल्दी करना पड़ेगा। और जहां तक डेट है, वो डेट तो अभी तो सरकार कह रही है, बट आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर 10 मिलियन घर हैं और केवल 2 मिलियन बक्से लगे हैं, तो क्या 8 मिलियन हो पाएंगे अगले 60 दिनों में, ये बात देखनी पड़ेगी। बट
इंडस्ट्री के तरफ से कोई रुकावट नहीं है, कोई लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं। जी बिल्कुल। आइए हम शामिल करते हैं और एक बात दर्शकों को और हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी बता दें कि CNBC आवाज़ नेटवर्क 18 का चैनल है, हम इसमें ब्रॉडकास्टर हैं, लेकिन आप अभी इस चर्चा में देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर के जितने पक्ष हैं उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। अब हम चलते हैं इसीलिए इस बात को आगे बढ़ाने के लिए वेंकटेश जी के पास, ट्राई के ऑर्डर से आप पर कितना असर पड़ेगा? देखो, जो टैरिफ ऑर्डर आया है वो सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को काफ़ी बैलेंस करके एक DTH मॉडल के मुताबिक ही ये ऑर्डर जो प्रोसेसर्स और सिस्टम्स इसमें एलैबोरेट किए हुए हैं, वो जैसे DTH का मॉडल अभी कंज्यूमर के साथ चल रहा है, उसी तरफ केबल का मॉडल भी शायद उसी टाइप पे आएगा। तो DTH बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट तो कोई ऑर्डर के वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट डिजिटाइजेशन की वजह से जो मौका आएगा मार्केट में उस हिसाब से तो DTH कंपनीज को कम से कम 50 से 60% शेयर DTH डैश मार्केट से तो आना चाहिए, वही इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल, ये चर्चा जारी रहेगी। हम बातचीत को कंटिन्यू करेंगे नागपाल जी के साथ और मनसुखानी जी के साथ और वेंकटेश जी के साथ में एक और मेहमान शामिल होंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। CNBC आवाज़ पर चर्चा हो रही है कि 4 मेट्रो महानगरों में केबल टेलीविज़न को अब डिजिटाइज कर दिया जाए ताकि कंज्यूमर को अच्छा एक्सपीरियंस मिले। लेकिन जब भी टेक्नोलॉजी का कोई बड़ा क्रिएटिव डिसरप्शन आता है तो जाहिर है कि स्टेक होल्डर्स के किसी का फ़ायदा किसी का नुकसान होता है। और इसी मोड़ पर आज हम खड़े हैं कि इन 4 शहरों में 1 जुलाई से डिजिटाइज तरीके से आपके घर में आप टीवी देख पाएंगे या नहीं, ट्रांसपेरेंट तरीके से देख पाएंगे या नहीं, और इसका रेट क्या होगा। लेकिन ये जो TRAI का पूरा एक पर्चा आया है, इसमें नागपाल साहब आप इसका हाईलाइट क्या देखते हैं, आपका इस पर ओवरऑल रिएक्शन क्या है? देखिए, पहली बात तो सीधे स्पष्ट बोलूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और TRAI दोनों बधाई के पात्र हैं। इस समय ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा सुलझा हुआ ऑर्डर आएगा, क्योंकि और उन्होंने रियलाइज़ करा है कि ये बड़ा कम्पिटिटिव एरिया है। इसमें 6 DTH ऑपरेटर हैं, काफ़ी सारे डिजिटलाइज्ड केबल ऑपरेटर इसमें आएंगे, तो वो इतने प्रिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए था उनको, और वो नहीं हुए हैं। उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया है, एक ढांचा दिया है, पर हम सबको सुविधा फ्लेक्सिबिलिटी दी है जिसके अंदर हम ऑपरेट कर सकें। और स्पेशली कम्पिटिटिव सिचुएशन में डिफरेंशिएट करने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ऑपरेटर्स को, और वो बाकायदा ये ऑर्डर प्रदान करता है हमें। सबसे पहली तो बड़ी बात यह है। बिल्कुल। मनसुखानी साहब, इस ऑर्डर में हालांकि अभी हम लोगों ने शुरू में चर्चा की कैरेज फी के बारे में, लेकिन और आप कोई ऐसा हाईलाइट मेंशन करना चाहेंगे जिसको लेकर के या तो आप बड़े खुश हैं या जिस पर आपको फिक्र हो रही है? ओवरऑल ऑर्डर बड़ा बैलेंस्ड है, रेगुलेशन है, और मेरे हिसाब से जो हम समझते हैं जो नाराज होंगे वो लोकल केबल ऑपरेटर्स, उनको भी काफ़ी मतलब शेयर दिया गया है। 45% बेसिक टियर, 35% पे चैनल टियर। फिक्र अगर इंडस्ट्री है तो एक ही है कि जो केबल रूल्स आए थे 28 अप्रैल को और जो रेगुलेशन आए हैं 30 को, वो उनमें एक ही अंतर है कि केबल रूल्स कहते हैं मिनिमम कैरेज या मिनिमम कैरिंग कैपेसिटी, और जो ट्राई के रेगुलेशंस आए हैं वो मस्ट कैरी। तो इसमें बहुत लीगली बड़ा डिफरेंस आता है, क्योंकि 500 चैनल जनवरी में, बट क्या इंडस्ट्री को फिर अपने हेड एंड्स फिर डालने पड़ेंगे 1000 चैनल, फिर 1500 चैनल, फिर 2000 चैनल, क्योंकि आप देखेंगे कि इंडिया बड़ा सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ बड़े शहर हैं, छोटे शहर हैं। छोटे शहरों में 500 चैनल हेड एंड देखने का हमको कुछ इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन नहीं दिखता। तो मेरे हिसाब से अगर ये हम पे छोड़ा गया होता जो हमने मांगा था, तो वैसे ही कंपटीशन के आधार पे चाहे DTH हो या MSOs के बीच में चैनल कैपेसिटी बढ़ जाती। तो इसको रूल या रेगुलेशन लाने की बात मैं नहीं समझ पाया। जी, आइए अब चर्चा आगे बढ़ाते हैं। वेंकटेश जी को फिर शामिल करते हैं, डिश टीवी के हैं। क्या आपको लगता है वेंकटेश जी की कैरेज फी लेना उचित है?
देखिए, आप अगर ट्राई के रेगुलेशन को पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर प्लेटफॉर्म किसी चैनल या ब्रॉडकास्टर को अप्रोच करता है चैनल या ब्रॉडकास्टर के कंटेंट के लिए, तो फिर कैरेज का कोई मतलब नहीं है और कैरेज मांगा नहीं जा सकता। लेकिन अगर कोई ब्रॉडकास्टर प्लेटफॉर्म को अप्रोच करता है कि मेरा चैनल को कैरी करो, तो फिर रेगुलेटर ने ये कहा है कि फिर उस सिनारियो में जब चैनल चाहता है कि वो कैरी किया जाए, तो एक स्टैंडर्ड रेट कार्ड के मुताबिक उनको कैरेज फी देना पड़ेगा। तो ये तो एक फेयर एंड बैलेंस्ड व्यू लिया है रेगुलेटर ने। और दूसरी बात ये है कि ये पूरा जो कैरेज फी का जो ये न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है कंट्री में, ये सबसे पहले इन्होंने ही शुरू किया था ये पूरा कैरेज फी का प्रैक्टिस। तो इनके मुंह में नहीं रहता है कि ये कहेंगे ये कैरेज फी क्यों आए। आइए बिल्कुल इस पर रिएक्शन लेते हैं। हमारे साथ अब चर्चा में शामिल हो रहे हैं न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट KVL नारायण राव और जो NDTV में वाइस चेयरमैन भी हैं। आपसे सवाल मेरा ये है राव साहब की, जैसा आपने सुना कि वेंकटेश जी ये कह रहे थे कि इसमें हम लोगों ने शुरू किया क्योंकि तब डिमांड इस तरह की थी और सप्लाई नहीं था। एक कोई अनहेल्दी प्रैक्टिस शुरू हो गई इस देश में, बहुत चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन बेसिकली ये गलत था जिसको कि अब TRAI लेजिटिमेट करने की कोशिश कर रहा है। NBA ने एक बयान दिया है, आप उसको कॉन्टेक्स्ट में समझाइए। नहीं, ऐसा है कि जब कैरेज इंट्रोड्यूस हुआ था तब तो एनालॉग सिस्टम प्रिवेलेंट था पूरे कंट्री में। इसका मतलब सिर्फ 50 या 60 चैनल्स मिल सकते थे रीजनेबल क्वालिटी में व्यूअर्स को। अब डिजिटाइजेशन के साथ बहुत से चैनल्स मिल सकते हैं और कैरेज देने का सवाल ही उठना नहीं चाहिए। और अगर सरकार एक तरफ से कहती है कि इन्वेस्टमेंट्स करने हैं डिजिटाइजेशन में, सेट टॉप बॉक्सेस लाने में वगैरह, तो हमें भी तो इन्वेस्टमेंट्स करने हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में और कंटेंट जनरेट करने में वगैरह। उसका तो हम किसी के पास भागते नहीं कि हमें आप असिस्टेंस दीजिए। मेन चीज़ ये है कि एक तरफ से तो हम वेलकम करते हैं कि डिजिटाइजेशन आ गया है, आने वाला है, लेजिस्लेट हो गया है, नोटिफिकेशन भी इशू हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो उम्मीद थी कि कैरेज का जो बर्डन था वो चले जाएगा, वो नहीं हुआ है। अब चूंकि ये एक आप लोगों की तरफ से इसमें एक ओपिनियन आया है, आपको कहीं से लगता है कि अब डेडलाइन को हम मीट कर पाएंगे या कुछ देर हो सकती है? नहीं, डेडलाइन तो सरकार ने नोटिफाई कर दिया है और डेडलाइन तो शायद मीट हो ही जाएगा। उन्होंने स्टेप्स भी डिफाइन किए हैं कि 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट तो डेफिनेटली होगा, लेकिन जो 500 चैनल्स का रिक्वायरमेंट है वो तो 1 जनवरी 2013 से ही होगा। उन चीज़ों के ऊपर मैं ज़्यादा वो नहीं दे रहा हूँ, कोई ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं है हम लोगों का। मेन चीज़ है कि कैरेज का उन्होंने बहुत वेग रख दिया है। उन्होंने कहा है कि कैरेज रहेगा, ये नहीं बताया है कि कब तक चलेगा, ये नहीं बताया कि उस बर्डन का क्या एक्सटेंट होगा। अगर वो कह रहे हैं कि क्योंकि डिजिटाइजेशन में इन्वेस्ट करना है MSOs वगैरह को, तो ये नहीं बताया है कि जब ये इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे 2014 के बाद फिर क्या होगा कैरेज को। बिल्कुल। तो नेचुरली अभी बहुत ओपन एंडेड लग रहा है और नेचुरली हम लोग बहुत वरीड हैं। और इसमें आपको कुछ गुंजाइश लगती है कि जल्दी से फिर एक कंसल्टेशन प्रोसेस हो और TRAI आपके इन रिव्यू पिटिशंस को माने? हम रिक्वेस्ट और उम्मीद तो यही है कि सरकार और TRAI इस मामले को देखें और हमारे कंसर्न्स जो हैं वो डेफिनेटली उनको मीट करें। बिल्कुल। अभी छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद हमारी चर्चा राव साहब से, हरित नागपाल से, अशोक मनसुखानी से जारी रहेगी। डिजिटल टीवी का नया दौर 1 जुलाई से लागू होगा या नहीं? नागपाल साहब, आपने राव साहब का व्यू सुना, आपको इस पर कोई कमेंट? देखिए, कोलेस्ट्रॉल की तरह कैरेज फी भी एक बड़ा बुरा शब्द बन गया है। शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी चाहिए, बुरा कोलेस्ट्रॉल भी चाहिए। कैरेज फी अच्छी भी हो सकती है,
अगर तरीके से ली जाए। और ये खूबसूरती है इस टैरिफ ऑर्डर की, जिसको कि नारायण राव साहब वेगनेस या वरी का एरिया कहते हैं। मैं कहता हूं कि ये उसने ऑर्डर ने हमारे लिए फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ दी है कि हाँ आप लीजिए कैरेज फी, एक हद तक लीजिए अगर, और बराबर लीजिए, और अगर आप ज़्यादा लेंगे तो हम आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। और कैरेज फीस का रीज़न देखिए आप, डिजिटल ऑपरेटर्स, डीटीएच ऑपरेटर्स के लिए सैटेलाइट कैपेसिटी आज की तारीख में बहुत कम है जी। 200 चैनल 300 चैनल हम कैरी कर सकते हैं, खींच खाच के हम उसको 400 चैनल तक कर देंगे। 680 चैनल इस समय क्लियर्ड हैं जी। 80 चैनल हर साल और उसमें नए आते हैं जी। अब पहले 100 चैनल तो ऐसे हैं जो कि आपके जैसे हुए, जिसके लिए कि कस्टमर हमको पे करने के लिए तैयार है जी। उसके बाद 101 नंबर से जो चैनल शुरू होते हैं उसके लिए कस्टमर हमको पे करने के लिए तैयार नहीं है, और हमारे पास कैपेसिटी है 200 ऐसी और चैनल लेने की जी। और लाइन में है 600 ऑपरेटर, 600 चैनल प्रोवाइडर। तो कम से कम कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए। बिल्कुल। नारायण साहब, एक व्यू ये हो सकता है कि ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होगा, इनको कैरेज फी का रेट कम करने के लिए कह रहे हैं, और टेक्नोलॉजी इस बहस को 1 साल के बाद इररिलेवेंट बना देगी, क्योंकि एक के सामने 10 चैनल दिखाने की बैंडविड्थ होगी, सप्लाई साइड का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो आपको लगता है कि ये ज़्यादा टैक्टफुल स्ट्रैटेजी है कि ये कैरेज फी को लेजिटिमाइज करके, जिसको मान भी लिया जाए कि गलत है, लागू कर दिया जाए, या फिर से ड्राइंग बोर्ड पर जाकर के हम डिस्कशन करें और ये और लेट हो जाए? देखिए, जब डिजिटलाइजेशन का लेजिस्लेशन हो रहा था और पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा था, तब कहा गया था कि कैरेज जो है मतलब जो प्रॉब्लम है ब्रॉडकास्टर्स के लिए वो निकाल दिया जाएगा, और इसलिए हम लोगों का की बड़ी उम्मीद थी कि ये होगी। हाँ, डिजिटलाइजेशन बहुत एक वंडरफुल चीज़ है व्यूअर्स के लिए, चॉइस है, ज़्यादा चैनल्स मिलेंगे, क्वालिटी चैनल्स मिलेंगे वगैरह, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स के लिए अगर ये कॉस्ट, टेरेबल कॉस्ट जो था हमारे लिए, अगर इसका बर्डन नहीं जाएगा तो वो क्वालिटी की सपोर्ट हम कैसे देंगे बिल्कुल कंटेंट में जी। आइए अब मनसुखानी साहब के पास चलते हैं। मनसुखानी जी, मेरा एक पत्रकार के रूप में ये ओपिनियन था कि एलसीओज को तैयार होना होगा, नए बिजनेस मॉडल की तरफ जाना होगा, ये दिक्कत उनको आने वाली है। मुझे ये भी डर था, खुद को ये डर था, निजी राय दे रहा हूं, कि कहीं ना कहीं सरकार इस दबाव में आएगी कि ये कैरेज फी वाले मामले को चला के रखें। भले ही मेरी नज़र में एक अनहेल्दी प्रैक्टिस मैं इसको समझता हूं। आपसे मैं ये समझना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में 2.5 हजार करोड़ रुपए के आसपास की कैरेज फी इकट्ठा की गई है, कि एबनॉर्मल सा रेट कार्ड बन गया था। वो पैसा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना चाहिए था, उस तेजी से नहीं गया, उतना मुकम्मल नहीं दिखता इंफ्रास्ट्रक्चर। आप कहते हैं कि हमको ये पैसा इसलिए चाहिए, इसमें आपका जस्टिफिकेशन मैं सुनना चाहूंगा। आपने हमारे तर्क और नारायण राव साहब के तर्क भी सुने हैं। नहीं, देखिए, इसमें कोई जस्टिफिकेशन की बात ही नहीं है। अगर आप कहते हो कि कस्टमर को पे चैनल डिजिटल क्वालिटी में मिले, वो भी 500 चैनल मिले, तो 500 चैनल का इंक्रिप्शन कॉस्ट बनता है, हेड एंड को लगाने का कॉस्ट बनता है, उसको फिर डिलीवरी का कॉस्ट बनता है, उसको केबल ऑपरेटर के थ्रू नेटवर्क देने में कॉस्ट बनता है, केबल ऑपरेटर के नेटवर्क को अपग्रेड करने का कॉस्ट बनता है जी। और इस प्रकार के जो कॉस्ट है वो हजारों करोड़ में है। और याद रखना चाहिए कि जब ये प्रपोजल आया था ट्राई का अगस्त 2010 में, तो हमको पूरा आश्वासन दिया गया था कि आप खर्चा करिए और सरकार आपको कोई प्रकार का टैक्स बेनिफिट, फिस्कल बेनिफिट, इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिट देंगे। पर अचानक हुआ क्या कि ये मामला गया फाइनेंस मिनिस्ट्री के विचाराधीन, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के कुछ अदर ऑब्जेक्टिव्स थे, फूड सब्सिडी या जो भी वो चाहे, और केबल और एमएसओस को छोड़ दिया गया कि ठीक है, आप तो आपने हजारों करोड़ डाल दिया इंडस्ट्री में, आप जाओगे कहां, चलो हम कैरेज पे भी बैन लगा देते हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो कैरेज की बात है, ये बिल्कुल ना बुनियाद बात है, ये एक पॉइंट ऑफ प्रेजेंस का कॉस्ट है, इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं। मेरे हिसाब से ब्रॉडकास्टर्स को एमएसओस के साथ बैठ के कंटेंट किस तरीके से, चाहे फ्री हो या पे चैनल, बेस्ट तरीके से दे, उस पर डायलॉग होना चाहिए कि कोई नया कंसल्टेशन पेपर होना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस वक्त डिजिटाइजेशन सही और सही तरीके से हो। हम नहीं चाहते हैं कि फिर से कंसल्टेशन हो। वैसे भी कंसल्टेशन में 5 महीने निकल गए। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब जो वक्त निकल गया उसको देखते हुए नारायण राव साहब, ये फाइनल वर्ड आपका क्या है, इस वक्त क्या किया जाए? नहीं, हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट हमारी जो एंग्जाइटी है उस पर रिएक्ट करे, बताए हमें कि क्या करना चाहेंगे। हमने तो कहा है कि ये कैरेज का प्रॉब्लम जाना चाहिए,
उनको समझाना पड़ेगा हमें कि ये इतना बर्डनसम नहीं रहेगा, या कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आप बेयर कर पाएंगे। ये सब तो हम रिएक्शन भी चाह रहे हैं गवर्नमेंट का कि क्या हो। जी नागपाल साहब, आपके नारायण राव साहब के, मनसुखानी जी के बिहाफ में हम लोग अंबिका सोनी जी से और TRAI चेयरमैन से ये कह सकते हैं कि हम लोगों में अगर कुछ डिसएग्रीमेंट हैं भी तो सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन 1 तारीख की डेट सैक्रोसेंट रखिएगा, जो वर्ड आपने यूज किया। देखिए वो सैक्रोसेंट रहनी चाहिए, और छोटे मोटे जो हमारे आपस में मनमुटाव हैं, मतभेद हैं, वो हम रिजॉल्व कर लेंगे। आई थिंक ये ऑर्डर का स्ट्रक्चर वही बोलता है कि आपस में रिजॉल्व कर लीजिए, छोटी छोटी चीजें हैं और आगे बढ़िए। तो ये है सिलसिला, एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है हमारी आपकी जिंदगी में, बहुत डिले, बहुत इंतजार के बाद आने वाला है, लेकिन ये ठीक ढंग से, मुकम्मल ढंग से हो जाए, इसीलिए CNBC आवाज ने आज इस पर खुली बहस की है, और इस इरादे से की है कि ये क्रिएटिव डिसरप्शन है टेक्नोलॉजी का, इसको रोकने की कोई भी कोशिश गलत होगी और सरकार को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, नमस्कार।